आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 की, जो कि बात करता है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 19 है वो मुख्य रूप से बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार को लेके, कि हमें किस किस तरह की स्वतंत्रता प्राप्त है और हमारी स्वतंत्रता पे किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि इस आर्टिकल के अंतर्गत वो कौन कौन से कैटेगरी हैं जिसको कि इसमें रखा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो टोटल हमारे आर्टिकल 19 में टोटल 7 कैटेगरी में इसको बांटा गया था। मुख्य रूप से हमें 7 तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो जिसमें जो सबसे आखिरी जो 7वां जो स्वतंत्रता था, जिसको कि हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसको हमारे 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया था। तो कुल मिला के बचे हमारे टोटल 6 ऐसे अधिकार हैं जो कि स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वो हमारा था वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि मतलब किसी भी व्यक्ति को अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को बोलने के लिए, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो गया, किसी पत्र के माध्यम से हो गया, पूरी तरीके की स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जितने भी हमारी जो स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है, ये हमारे फंडामेंटल राइट में, ये हमारे भारत के नागरिकों को मिली है। मतलब जो हमारे देश के जो नागरिक हैं इनको मिली है। ये विदेशियों के लिए ये नागरिक की जो अधिकार है ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये हमारे देश के नागरिकों के लिए है। तो इसमें जो सबसे पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि हमारे देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी नागरिक हैं, उनको अपनी बात कहने का, बोलने का और लिखने का, इन सभी चीज़ का पूर्ण रूप से अधिकार है। इस वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का भी अधिकार सम्मिलित किया गया है। इसमें हम प्रेस की स्वतंत्रता को भी सम्मिलित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए किसी से कोई दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछता है और उसको लगता है कि उस प्रश्न का जवाब देने से उसको हानि हो सकती है या फिर उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो वहाँ पे वो व्यक्ति चुप रहेगा, तो वो भी उसको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उसको कैटेगराइज किया जाएगा। ये माना जाएगा कि उसने अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारा था वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। प्रेस को, मीडिया को जो है ये इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिया गया है कि वो भी अपनी कोई भी न्यूज़ को चाहे तो समाचार पत्रों में छाप सकती है, लिख सकती है या फिर प्रसारित कर सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो हमारी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये हालांकि केवल इसी की बात नहीं, ये हमारे जितने भी जो हमारे अधिकार हैं ये हमारे एब्सोल्यूट राइट नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इन स्वतंत्रता को हमको दे दिया गया है तो इस पर हमारा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर हमारी जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अगर हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हमें बोलने का अधिकार है, फ्रीडम और स्पीच का अधिकार है, हम कोई ऐसी चीज़ बोलते हैं जो हमारे देश के खिलाफ हो या फिर हमारे देशभक्ति में जो हमारे देशभक्ति को प्रदर्शित ना करता हो, कहने का मतलब कि देशद्रोह को वो उजागर करता हो, तो ऐसी कोई भी शब्द जो होते हैं इसको हम वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं रख सकते हैं। तो ये सब जितनी भी स्वतंत्रताएं होती हैं इसको कहीं ना कहीं राज्य के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। राज्य जो होती है, राज्य का मतलब यहाँ अपने देश से लगा सकते हैं। तो जो हमारा देश है हमें इस तरह की स्वतंत्रता पे पूर्ण रूप से पाबंदी लगाता है, जहाँ पे उसको लगता है कि जो हम अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए कर रहे हैं, गलत भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें मीडिया उडिया हर चीज़ भी आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो इस स्वतंत्रता है, ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारे देश के नागरिकों को देश की सेवा और सद्भावना के हिसाब से, मतलब कि वो अपने इस अधिकार का प्रयोग इस तरीके से करें कि ताकि देश में किसी प्रकार की हानि नहीं हो, देश की संपूर्णता और अखंडता को, संप्रभुता और अखंडता को कोई भी प्रकार से क्षति न पहुँचे। तब हमारा ये जो राइट है ये पूर्ण रूप से वैलिड होगा, अन्यथा इस पर जो हमारी सरकार है वो प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अलावा हम बात करते हैं, हमारा जो दूसरा है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन। निरायुध सम्मेलन का मतलब ये है कि अगर हम सरकार के खिलाफ कोई भी
अपना आंदोलन कर सकते हैं। मतलब इसमें कुल मिला के हमको ऐसे अधिकार दिए गए हैं कि अगर हमें सरकार के कोई डिसीजंस नहीं पसंद है या फिर तो हमारे लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि हम उस डिसीजन का विरोध कर सकते हैं। विरोध करने का तरीका क्या होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए या फिर निरायुद्ध। मतलब कहने का मतलब कि निरायुद्ध से हम एक प्रकार से ये भी समझ सकते हैं कि आप किसी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो इस तरह का सम्मेलन करने का हमें पूर्ण रूप से अधिकार है। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? राज्य इसको हमें कैसे कंट्रोल कर सकती है? आप सम्मेलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे हैं या फिर कोई भी विरोध कर रहे हैं, तो ये ऐसा विरोध नहीं होना चाहिए जो कि मान लीजिए कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया गया है जिसको कि मानना कंपलसरी होता है, फिर आप उसके खिलाफ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये अधिकार है, सरकार को ये राइट है कि वो आपके इस अधिकार को छीन सकती है। कहने का मतलब कि उसको रोक सकती है, उस पर ब्रेक लगा सकती है। ये हमारा कहता है शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार है, जो कि एब्सोल्यूट नहीं है। इस पे भी कंट्रोल किया जा सकता है समय आने पे या फिर समय के अनुसार। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है कि संघ या फिर सहकारी समितियां बनाने का। संघ एवं सहकारी समितियां बेसिकली जो असेंबलियां जो होती हैं कि किसी सरकार के खिलाफ अगर हम कोई अभियान चलाते हैं तो मुख्य रूप से कई लोगों का ग्रुप बना लेते हैं, कोई धरना प्रदर्शन देते हैं तो उसमें ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो इसी की बात करता है कि हमें संघ बनाने और सहकारी समितियां ये सब बनाने का हमें पूर्ण रूप से अधिकार है, लेकिन वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर सरकार के द्वारा मना है कि किसी स्थान पर धारा 144 लागू हुई है तो वहाँ पे 5 से अधिक लोग अगर वहाँ पे सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति द्वारा अगर वहाँ पे इस तरह की असेंबली बनाई जाती है तो उसको हम कहेंगे अनलॉफुल असेंबली है, पूरी तरीके से वो गैरकानूनी है। तो उस पर राज्य जो है रोक लगा सकती है, उसके लिए आपको दंड दिया जा सकता है। तो ये हमारा तीसरा जो था अधिकार था, ये हमारा संघ और सहकारी समितियाँ बनाने का ये अधिकार था। इसके अलावा चौथा जो हमारा पॉइंट है ये हमारा है सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। मतलब कि हम अपने देश के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर किसी भी स्थान पर जाके रह सकते हैं और घूम सकते हैं। इस अधिकार में, इस हमारे सर्वत्र आबाद संचरण के अधिकार में ये बताया गया है कि हम कोई भी व्यक्ति जो होता है, हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से आ जा सकता है, अपने संस्कृति का, अपने विचारों का प्रदर्शन कर सकता है या फिर उसका प्रचार कर सकता है। कहने का मतलब कि ये है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। तो अगर वो किसी स्थान पर जाता है तो वो अपने विचारों को, अपने संस्कृति को भी लेके जा सकता है। कुल मिला के इसमें यही बताया गया है कि जो आबाद संचरण का जो अधिकार होता है ये किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाने का अधिकार होता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने एक रूल ये लगाया है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है और उससे किसी समाज को कोई हानि होती है तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट था, तो उसमें बताया गया था कि जैसे एक महिला थी जो एड्स पीड़ित थी, तो उसको किसी दूसरे स्थान पर जाने से पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई गई। वो ये कहा गया कि वो जो महिला है वो दूसरे को अगर उसके देखा जाए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इसलिए सरकार जो होती है इस तरह के लोगों पे भी प्रतिबंध लगा सकती है, जो कि इसके अंतर्गत आता है सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे आने जाने से किसी को समस्या होती है तो उस पर हमारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब हमारा बात आता है निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार होता है। ये हमारा भारत के नागरिकों को पूर्ण रूप से आज़ादी मिली हुई है कि हमारे भारत देश में भारत का जितना भी लैंड है उसमें कहीं भी किसी भी स्थान पर हम आ जा सकते हैं, अस्थायी या स्थायी रूप से बस सकते हैं। ये पूर्ण रूप से हमें अधिकार दिया गया है, जो कि हमारा आता है आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 5 में आता है कि निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने की हमें स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्राप्त है। ठीक है, तो ये हमारा था पांचवा था। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट आता है ये होता है वृत्ति, व्यापार या कारोबार का अधिकार। मतलब हम कहीं भी, हमारे भारत देश में रहने वाले सभी नागरिकों को ये पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो भारत में किसी भी स्थान पर रह के कारोबार कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, उनको इससे कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। तो मुख्य रूप से इसमें हमारे कारोबार, व्यापार और किसी भी बिजनेस को लेके हमारे बताया गया है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 6 में बताया गया है।
तो कुल मिला के हमारा जो हमारा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19 है, वो मुख्य रूप से हमें स्वतंत्रता के बारे में बात करता है कि हमें स्वतंत्रता कैसे कैसे प्राप्त है और उस स्वतंत्रता पे हमें किस प्रकार से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला हम देखें कि इसमें हमारा वाकिंग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। दूसरा है शांतिपूर्वक या फिर निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है। तीसरा है कि हम संघ या फिर सहकारी समितियां बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्थान पर हम आ जा सकते हैं अपने संस्कृति, अपने कल्चर्स का आदान प्रदान करने के लिए या फिर फैलाने के लिए। इसके अलावा किसी भी स्थान पर घूमने या बस जाने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। व्यापार और कारोबार करने का अधिकार है। तो ये हमारा मुख्य रूप से आर्टिकल 19 हमारा इन्हीं सब के बारे में बात करता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आर्टिकल 19 आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।